हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर शुरू करते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022। साथियों, 2016 में भारत को स्वच्छ रखने के लिए यह पुरस्कार शुरू किया गया था और 2014 में एक कदम स्वच्छता की ओर प्रारंभ किया गया था। यानी महात्मा गांधी के चश्मे से जुड़ा एक सिंबल था और स्वच्छ भारत अभियान के रूप में प्रारंभ किया गया था। एक राज्य दूसरे राज्य की प्रतिस्पर्धा यानी स्वच्छता की प्रतिस्पर्धा के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार को दिया जाना प्रारंभ किया गया, जिसे एक राज्य या एक शहर दूसरे शहर से प्रतिस्पर्धा करके अपने को स्वच्छ रखेंगे, एक राज्य दूसरे राज्य से प्रतिस्पर्धा करके अपने को स्वच्छ रखेंगे और धीरे धीरे एक दिन भारत स्वच्छ हो जाएगा, यानी साफ सुथरा भारत हो जाएगा। साफ सुथरा भारत की जो कल्पना है, इसी को ध्यान में रख करके स्वच्छ भारत अभियान भी शुरू किया गया था। स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया और फिर आगे चल करके स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी और स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण शुरू किया गया। तो हम जिस पे चर्चा करने वाले हैं वो स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी है, यानी शहर की चर्चा करेंगे और राज्य की चर्चा करेंगे कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 जो दिया गया है वो किसने दिया, कब दिया, कौन कौन पाया, पहला दूसरा तीसरा स्थान किसका है, हम इस पे चर्चा करेंगे। 2016 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा यह आयोजित किया गया था। दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट है। 130 प्लस करोड़ की आबादी के अंदर स्वच्छता का सर्वेक्षण कराना ये अभी तक का विश्व का सबसे बड़ा सर्वेक्षण है। जैसे मनरेगा पूरे विश्व का सबसे बड़ा रोजगार गारंटी योजना है, उसी तरह का स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट भी विश्व का सबसे बड़ा है। यह केंद्रीय व आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने घोषित किया है कि किसका कौन सा स्थान हुआ है तथा एक समारोह के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिया गया यह पुरस्कार दिया गया। यानी कि इन पुरस्कारों को देने के लिए
एक समारोह आयोजित किया गया और उस समारोह में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इन लोगों को पुरस्कार दिया गया, यानी जिला का पुरस्कार, शहर का पुरस्कार, राज्य का पुरस्कार। तो सबसे स्वच्छ शहर कौन फिर पाया गया? जब से यह पुरस्कार दिया जाना प्रारंभ हुआ है, इंदौर, मध्य प्रदेश, इंदौर एक ऐसा शहर है जो लगातार 6वें साल छठे वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है। यहां से प्रश्न हर बार आता है, रिपोर्ट जारी होता है, पुरस्कार प्राप्त होता है और एग्जाम में इंदौर आ जाता है। तो इस बार भी एग्जाम में आएगा, यानी इंदौर लगातार 6वें साल भारत का सबसे स्वच्छ शहर बन गया। और नंबर 2 पे सूरत है। सूरत कहाँ का है? गुजरात का। और सबसे अच्छी बात यह कि ये दूसरा साल है लगातार दूसरा वर्ष है कि यह दूसरे स्थान पर बना हुआ है। यानी दूसरे स्थान पर भी सूरत ने पिछली बार भी स्थान अपने को बरकरार रखा था और इस बार भी। और वही नंबर 3 पर सबसे स्वच्छ शहर में नवी मुंबई है। ये महाराष्ट्र में है। अब सबसे स्वच्छ शहर में जहां नंबर 1 पर इंदौर, नंबर 2 पे सूरत और नंबर 3 पर नवी मुंबई है। इंदौर लगातार 6वें साल नंबर 1 पे बना हुआ है, सूरत लगातार दूसरे साल नंबर 1 पे बना हुआ है और नंबर 3 पे नवी मुंबई है। तो ये सबसे स्वच्छ शहर हो गए। अब सबसे स्वच्छ राज्य कौन है उसे देख लेते हैं। ये आपको याद हो जाना चाहिए एकदम से। सबसे स्वच्छ राज्य, एक कॉमन सी बात है कि अगर टॉप 10 शहर को देखा जाए तो उसमें से 2 से 3 शहर मध्य प्रदेश के निकल आएंगे जो सबसे स्वच्छ हैं। तो जाहिर सी बात है कि सबसे स्वच्छ राज्य जो है वो है नंबर 1 पर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत का सबसे स्वच्छ राज्य है। उसके बाद में नंबर 2 पे है, नंबर 2 पे छत्तीसगढ़ है और नंबर 3 पर महाराष्ट्र है। यानी कि ये 3 राज्य टॉप 3 स्टेट ऐसे हैं कि जो सबसे स्वच्छ हैं। नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है, नंबर 2 पे छत्तीसगढ़ है और नंबर 3 पे महाराष्ट्र है। वहाँ पे क्या था?
चलिए भी इसको याद रखिए। नंबर 1 पे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और फिर महाराष्ट्र। उसके बाद में 1 लाख से अधिक आबादी में स्वच्छ गंगा शहर कौन सा है? स्वच्छ गंगा शहर, इसका मतलब है गंगा नदी के किनारे जो शहर हैं उसमें सबसे ज़्यादा स्वच्छ कौन है? तो नंबर 1 पर है हरिद्वार। हरिद्वार स्वच्छ गंगा शहर में सर्वाधिक स्वच्छ शहर है। और नंबर 2 पे है उत्तर प्रदेश का वाराणसी। और नंबर 3 पर है ऋषिकेश। हरिद्वार भी उत्तराखंड में है, ऋषिकेश भी उत्तराखंड में है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। यानी कि आपको यहाँ पे 9 प्रश्न याद हो गए। सबसे स्वच्छ शहर में नंबर 1 पर है इंदौर, नंबर 2 पे है सूरत और नंबर 3 पे है नवी मुंबई। इंदौर मध्य प्रदेश, सूरत गुजरात, नवी मुंबई महाराष्ट्र। सबसे स्वच्छ स्टेट पूछेगा तो आपका क्रम ये है 3, एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। स्वच्छ गंगा शहर हरिद्वार, वाराणसी, ऋषिकेश। और सबसे स्वच्छ शहर में इंदौर, सूरत, नई मुंबई। यहाँ पे आपको याद करने की आवश्यकता है कि किसके द्वारा दिया जाएगा। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा एक समारोह के माध्यम से यह पुरस्कार दिया गया। इंदौर लगातार 6ठे साल नंबर 1 पे बना हुआ है, वहीं सूरत लगातार दूसरे वर्ष दूसरे स्थान पर बना हुआ है। तीसरे स्थान पर नवी मुंबई है सबसे स्वच्छ शहर में। सबसे स्वच्छ राज्य में नंबर 1 पर है मध्य प्रदेश, नंबर 2 पे है छत्तीसगढ़ और नंबर 3 पे है महाराष्ट्र। 1 लाख से अधिक आबादी, ये याद रहे, 1 लाख से अधिक आबादी में स्वच्छ गंगा शहर में, गंगा शहर, गंगा नदी के किनारे शहर, याद रहे। सबसे स्वच्छ शहर में इंदौर, सबसे स्वच्छ गंगा शहर में नंबर 1 पर हरिद्वार है, नंबर 2 पे बनारस है और नंबर 3 पे ऋषिकेश है। सबसे स्वच्छ सर्वेक्षण दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छ सर्वेक्षण है जो 2016 से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है। अगला पॉइंट है भारतीय विरासत वस्त्र सूची। देखिए, भारत में बहुत प्राचीन काल से ही हाथों से कपड़ा बनाने की विधि जो है रही है। और कुछ ऐसे कढ़ाईदार कपड़े, कढ़ाईदार, छपाईदार, बुनाईदार, ऐसे कपड़े जो है भारतीय गांव में, नगरों में बनाए जाते थे और जो एक समारोह के माध्यम से या कहीं मेला लगता था तो उसे वितरित करने के लिए या विक्रय करने के लिए लाया जाता था। जिसे हाट मार्केट में, हाट बाजार जब लगता था तब जो गांव के द्वारा यानी हस्त निर्मित जो वस्त्र थे उनके बिक्री के लिए लाया जाता था और बहुत बड़ी मात्रा में लोग इसे खरीदारी करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे मशीनीकरण होता गया, इन भारतीय हाथों की जो कलाएं थीं धीरे धीरे लुप्त होती जा रही थीं। लेकिन अभी भी नॉर्थ से साउथ तक और
ईस्ट से वेस्ट तक कई ऐसे जगह हैं भारत में जहां आज भी हाथ से कुछ कपड़े बनाए जाते हैं। इसको लेकर के एक विरासत के भांति भारत विरासत वस्त्र सूची के रूप में जारी किया गया है। इसे जारी किसने किया है? यूनेस्को ने जारी किया है। यूनेस्को सांस्कृतिक और शैक्षणिक रूप से एक ऐसा संस्था है जो विश्व में एजुकेशन और कल्चरल व्यवस्था को देखता है, यानी बच्चों में शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा देता है। हाल ही में यूनेस्को ने 50 प्रतिष्ठित भारतीय वस्त्रों की सूची जारी किया है। 50 प्रतिष्ठित भारतीय वस्त्रों की सूची जारी किया है और शीर्षक है 21वीं सदी के लिए, ध्यान रहे, शीर्षक ध्यान रहे, 21वीं सदी के लिए हस्तनिर्मित पारंपरिक भारतीय वस्त्रों की सुरक्षा। मतलब जो लुप्त होती जा रही है कला हमारी, उसे हम सुरक्षा प्रदान करेंगे। ऐसे शीर्षक से यूनेस्को ने एक सूची जारी किया है और भारत के 50 वस्त्रों को इसमें शामिल किया गया है। जैसे कुछ वस्त्र तो मैंने लिख दिया है, टोडा कढ़ाई, सुगड़ी, ये तमिलनाडु के हैं दोनों। टोडा कढ़ाई सुगड़ी और हिमरू बुनाई, ये तेलंगाना की है। हैदराबाद में हिमरू बुनाई करके जो है कपड़े बनते हैं। कभी कुर्ते पे कढ़ाई हो जाता है एकदम बॉर्डर बन करके, और कभी छोटे छोटे और पार्ट में बन जाते हैं, तो हिमरू बुनाई बोला जाता है, उसको बुना जाता है। संबलपुर की बंधा टाई और डाई बुनाई ये उड़ीसा की है, इत्यादि। ऐसे ही 50 वस्त्र जो है भारत के शामिल किए गए हैं, जो या तो विलुप्त होने के कगार पे थे और या तो उनकी छवि धीरे धीरे खत्म हो रही है, उसकी बिक्री कम हो रही है, लोगों को पता ही नहीं है। जैसे लखनऊ है, लखनऊ की चिकनकारी है। लखनऊ की जो चिकन है ये गर्मी के समय में पहनने में बहुत ही लाभदायक होता है। सूती का कपड़ा होता है, कुर्ता, और साड़ी भी होता है सूती का। तो ये ऐसे एकदम पूरा भारत में एक सूची जारी किया गया है यूनेस्को के द्वारा कि इन्हें बचाया जाए और इन्हें आगे बढ़ाया जाए। वैश्विक मंच पे लाना बहुत बड़ी बात है, और भारत के 50 अगर प्रतिष्ठित भारतीय वस्त्रों को शामिल किया गया है तो अब इसका डिमांड भी बढ़ेगा। तो भारतीय वस्त्रों की सुरक्षा करना इस शीर्षक में है, और इसका उद्देश्य है कि दक्षिण एशिया में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए उचित डॉक्यूमेंटेशन करना। मतलब एक प्लेस निर्धारित किया गया है कि जो भारत के वस्त्र हैं, अब दक्षिण एशिया में सबसे संपन्न देश भारत है। दक्षिण एशिया में कौन कौन आते हैं? पाकिस्तान, नेपाल,
भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत, मालदीव। ये देश आपके दक्षिण एशिया में आते हैं और दक्षिण एशिया में इसमें सबसे संपन्न है भारत। तो भारत को एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के रूप में डॉक्यूमेंटेशन करना मतलब इसे सुरक्षित रूप में रखना होता है। और यूनेस्को की स्थापना हुआ था 1945 में और इसका हेडक्वार्टर जो है पेरिस, फ्रांस में है। यानी यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है। 1945 में इसका गठन किया गया था और हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। तो दक्षिण एशिया के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सुरक्षा के लिए एक उचित डॉक्यूमेंटेशन करना है। अगला पॉइंट है शांति और अहिंसा विभाग का गठन। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस होता है और इसी के उपलक्ष्य में राजस्थान की सरकार ने शांति और अहिंसा विभाग का गठन करने का निर्णय लिया, जिसे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने बजट 2022-23 में अपने भाषण में इस विभाग के उल्लेख किया था और घोषित किया था कि इसे एक अलग विभाग का दर्जा दिया जाएगा। महात्मा गांधी के जयंती के उपलक्ष्य में इनसे एक दिन पहले ही यानी 1 अक्टूबर 2022 को ही एक अलग विभाग बना दिया। इन्होंने अपना इस प्रस्ताव को राज्यपाल कलराज मिश्र के समक्ष प्रस्तुत किया था और राज्यपाल कलराज मिश्र जी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया। यानी 1 अक्टूबर 2022 को कलराज मिश्र जी का मंजूरी प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे ध्यान ये रखिएगा कि राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। 2 पॉइंट तो आपके यही निकल आए। शांति और अहिंसा विभाग का जो गठन किया गया है ये किसके अंतर्गत कार्य करेगा? ये कला और संस्कृति विभाग के अधीन कार्य करेगा। यानी प्रमुख विभाग होगा
कला और संस्कृति विभाग। याद रहे, राज्यों में मंत्रालय नहीं होते हैं, मंत्रालय केवल केंद्र में होता है, राज्यों में विभाग होते हैं। और कला और संस्कृति विभाग के अंतर्गत शांति और अहिंसा विभाग का गठन किया गया है और यह कला और संस्कृति विभाग के अधीन कार्य करेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 22-23 में प्रदेश में अलग से शांति और अहिंसा विभाग के गठन की घोषणा किया था। गांधी जी के जयंती के उपलक्ष्य में इसे बनाया जाना था। एक दिन पहले यानी 1 अक्टूबर को राजस्थान में इस विभाग का गठन किया गया। यानी प्रश्न सीधे यहाँ पे 3 प्रश्न आ सकते हैं। पहला प्रश्न ये कि शांति और अहिंसा विभाग का गठन किस राज्य में किया गया है? राजस्थान में किया गया है। यह किस विभाग के अंतर्गत कार्य करेगा? तो यह करेगा कला और संस्कृति विभाग के अधीन कार्य करेगा। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं? अशोक गहलोत। और वहाँ के राज्यपाल कौन हैं? कलराज मिश्र। और सरकार कांग्रेस की है। बस इतना आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है रूस का यूक्रेन के 4 क्षेत्रों पर कब्जा। देखिए, हाल में आप लोगों ने सुना होगा कि रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था। रूस ने आक्रमण कर दिया था यूक्रेन के ऊपर। उसके बाद में 4 ऐसे शहर हैं, डोनेट्स्क, लुहांस्क, जापोरिज्जिया और खेरसान। डोनेट्स्क, लुहांस्क, जापोरिज्जिया और खेरसान, ये जो 4 क्षेत्र हैं यूक्रेन के, इसे रूस ने जनमत संग्रह के माध्यम से, जनमत संग्रह मतलब होता है यहाँ पे वोटिंग करा दिया गया है कि आप रूस में रहना चाहते हैं या यूक्रेन में रहना चाहते हैं। तो वहाँ पर ज़्यादातर बहुमत जो है चारों जगह पर रूस में आया है और रूस ने उस पर अपना अधिकार कर लिया। क्रेमलिन में एक समारोह का आयोजन किया गया और उसी आयोजन के तहत रूस ने इसे अपना क्षेत्र घोषित करके इसमें अपने प्रमुखों की नियुक्ति भी कर दिया है। इस जनमत संग्रह को यूक्रेन नहीं मानता है, वो कहता है धोखा है। अब धोखा है कि क्या है? जनमत संग्रह के माध्यम से रूस ने कब्जा कर लिया है। तो यहाँ पे प्रश्न आएंगे तो इन चारों के नाम दे सकता है, ये यूपीएससी में पूछेगा। बाकी यूक्रेन का और रसिया का जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार पे वैश्विक प्रभाव को देखेगा, वो भी यूपीएससी के मेंस में पूछेगा। लेकिन फिर भी आपको इतना याद होना चाहिए कि किसके 4 क्षेत्र को किसने कब्जा कर लिया है। तो रसिया ने यूक्रेन में जनमत संग्रह के माध्यम से 4 शहरों पर कब्जा कर लिया है और एक क्रेमलिन में एक आयोजन कर अपने राज्य में, अपने देश में उसे शामिल कर लिया है। उसका नाम है डोनेट्स्क, लुहांस्क, जापोरिज्जिया और खेरसान। ये 4 शहर आपके नाम याद होने चाहिए। तो दोस्तों, मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ और आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।